ये ट्रम्प साहब ने जो आज ट्रूथ सोशल पर पोस्ट की कि चाइना इज वेरी हैप्पी दैट आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, आई एम डूइंग इट फॉर देम आल्सो एंड द वर्ल्ड। और साथ कहते हैं कि चीनी सदर से मिलूंगा तो मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत बड़ा फैट हक देंगे, पुरजोश किस्म का जफ्फा डालेंगे मुझे, ये उनका मुतालबा है और ख्वाहिश है उनकी। ये अचानक इस कदर ज़ुबानो बयान में तब्दीली, आपने होर्मुज़ खोलना, जंगबंदी को आगे जारी रखना और फिर इस्लामाबाद में दूसरा मुज़ाकराती नशिस्त, इस सब के पीछे क्या वजूहात हैं और क्या ऐसा होता आप देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जामिर साहब। देखिए पहली बात तो ये है, एक वजह तो ये हो सकती है कि मुज़ाकरात बहुत अच्छे जा रहे हों और जिस तरह अमेरिकन चाहते हैं चीज़ें उस तरह हो रही हों, तो वो समझते होंगे कि ऐसी ऑफ़र कर देनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसकी वजह ये भी है कि एक पैनिक कियोस भी फैला था कि ये अब मज़ीद इन्फ्लेशन, महंगाई और ये चीज़ें चलेंगी और पता नहीं ये किसके साथ क्या करेंगे। जिस पे आपको याद होगा जब गलीबाफ साहब यहाँ से गए थे तो उन्होंने जाके एक तस्वीर शेयर की थी अमेरिका के जो गैस स्टेशंस की, कि किस शहर के गैस स्टेशन पे इस वक़्त कितने जो डॉलर के पर गैलन जो है वो रेट है। तो उन्होंने कहा ये आपका कीमत और बढ़ेगी अगर तुम ये ब्लॉकेड करोगे। तीसरी बात इसमें ये भी है जामी साहब कि इसमें इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल था कि फॉर एग्जांपल जब ब्लॉकेड करते हैं तो आपका क्या मकसद है? आप ईरान में जितनी भी उनकी पोर्ट्स पे जो ट्रेड होगी या शिप्स जाएंगी उनको रोकेंगे, पर आप तो ये कह रहे थे कि रशिया हो या ईरान हो वो तेल बेचते रहें, हमें कोई मसला नहीं है क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है ऑयल की वो चलती रहनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली फिर ये भी सिनेरियो है कि अगर चाइनीज शिप्स को रोका जाता है और बहुत सारी ऐसे आते हैं कि जी जो शैडो शिप्स चल रही होती हैं, पता नहीं होता कि उनका कौन असल ओनर है और वो कहाँ जा रही होती हैं, तो वो कह रहे थे हम उनको रोकना चाहेंगे। तो मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि ट्रम्प साहब जो हैं वो समझ रहे हैं कि ये कुछ निकलेगा नहीं और ये जो ब्लॉकेड है मजीद सारी ग्लोबल सप्लाई चेन को मुतासर करेगा। हर मुल्क जो है पहले अगर वो ईरान को पूछ रहा था और हमें पूछेगा तो मज़ा वो सिचुएशन ख़राब होगी और वो इस वक्त में जब ईरान बहुत सारी चीज़ों पे एग्री कर गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सिनेरियो के अंदर उन्होंने ये ट्वीट की है। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि जो दूसरा मुज़ाकराती राउंड है, अब तो ईरान भी तायद कर रहा था, फिर पाकिस्तान का एक वफ़द भी सुना है बुध को वहाँ पहुँचा है, प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं सऊदी अरब और दीगर ममालिक के दौरे पर। तो ये जो इस वीकेंड या अगले हफ्ते के एंड तक होता आपको दिखाई दे रहा है, और क्या वजह है कि अमेरिका भी पाकिस्तान का नाम ले रहा है और ईरान भी? देखिए जामी साहब बात सीधी सी है, जाना तो आपने वहां पे होता है जहां पे आप कंफर्टेबल होते हैं। जारी बात है जो हमारे ईरानियन दोस्त हैं भाई हैं वो पाकिस्तान में कंफर्टेबल हैं। उनकी सबसे कम फ्लाइट है, 2-2.5 घंटे में वो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, किसी और एयर स्पेस में नहीं जाना पड़ेगा। खतरा रहता है, इजराइल स्पॉइलर है, बहुत सारी चीजों को देखना होता है और तो ये चीजें भी जो हैं वो ज़हन में रखनी है। दूसरी अमेरिकन भी समझते हैं कि इस वक्त कौन सा मुल्क है जो स्पेस क्रिएट करेगा। ईरान तो वेस्टर्न मुल्कों पे एतबार नहीं करता, अमेरिका पे एतबार नहीं करता, जिनीवा कहाँ जाएंगे और कहाँ ईरान मानेगा। वो कि अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन तो है ही है ना। तो मुझे लगता है कि वो समझते हैं कि ठीक है, अगर ईरानियंस ट्रम्प साहब का देखिए इस वक्त सेंट्रल गोल क्या है कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ईरान से डील करना। तो वो डील इस्लामाबाद में उनको मिल जाए, वो जिनीवा में मिल जाए, कहीं और मिल जाए, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है। सो मुझे लगता है कि वो समझते हैं कि हमें डील चाहिए और चीजें जो हैं जो यहाँ पे जो जेडी वैंस साहब कह के गए थे कि द बॉल इज इन ईरान कोर्ट और हमने डील उनके सामने रखी है, तो मेरा ख्याल है ईरानियंस जो हैं उन्होंने उस डील को पिक कर लिया होगा। तो इसीलिए इतनी कंफर्टेबल टोन है और चीजें बड़ी सही से चल रही हैं और ये सारा कुछ हो रहा है मेरा ख्याल है। तो डॉक्टर साहब ये जो मामला थे पहले राउंड के अख्ताम पर, लगा कि कई एक निकात के ऊपर शायद डेडलॉक है, इसी वजह से वो यानी किसी मुआहदे पर मुंतज नहीं हो सका पहला राउंड। तो अब दूसरे राउंड से पहले वो क्या ऐसे निकात या शिकें हैं जिसके ऊपर कोई मामला फहमी हुई है तो यहाँ तक बात पहुँची है, यानी डिस्प्यूटेड पॉइंट्स क्या हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए एक तो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स यहाँ पे जो हुआ उससे हटके एक ये बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल और लेबनान के अमेरिका में डायलॉग हुआ, जो कि एक अच्छा सीबीएम के तौर पे जिसको देखा जा रहा है मुस्बत चीज़ है। ईरान की भी क्योंकि ये डिमांड थी कि इसके अंदर होना चाहिए जो लेबनान के अंदर सीज फायर है। दूसरा देखें 2-3 चीज़ें हैं जो टेक्निकल है। पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल ईरान जो है वो क्या मानेगा कि वो
न्यूक्लियर एनरिचमेंट कब तक नहीं कर सकता। अमेरिकन मौक़िफ़ ये है कि तकरीबन वो 20 साल तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे, यूरेनियम जो है वो एनरिच नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो ऑलरेडी एनरिच यूरेनियम है उसको वो डाउन ब्लेंड करेंगे, उसको वो उस कैटेगरी में लेके आएंगे जिसको वो कभी भी उससे न्यूक्लियर ना बन सके। इसके ऊपर जारी बात है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और बहुत सारी और चीजें जो है वो इसमें रोल प्ले करेंगी। तीसरी बात ये भी है कि कोई रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के हवाले से भी होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं टेक्निकल पॉइंट्स हैं, और फिर जो भी सारी बात है इन रिटर्न ईरान को जो फेवर्स मिलनी है वो भी है। तो ये जो जितनी भी सैंक्शंस हैं मुझे लगता है कि ये जो फेज्ड रिलीफ है ये ईरान को मिलता जाएगा, और खास तौर पे डॉक्टर साहब यहाँ रुकिएगा ना, यहाँ इसको यूं समझने की कोशिश करते हैं कि आइडियली ट्रंप के लिए क्या मेडल्स हो सकते हैं इस पॉसिबल डील में, और ईरान के पास क्या होगा जो अवाम के पास वो लेके जाएंगे आइडियली। देखिए, ट्रंप के पास तो 2-3 पॉइंट हैं। पहली बात तो यह है कि वो कहेगा कि जी आज तक किसी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला नहीं किया था, मैंने किया। दूसरा वो ये कहेगा कि मैंने हमला भी किया है और मैंने 2016 से बेहतर डील ली है जो कि उस वक्त ओबामा ने ली थी ईरान से। तो हम उनको जो है वो यूरेनियम भी उनका ले लिया उनसे, वो डाउन ब्लेंड हो जाएगा, और उनको हमने ये भी कह लिया कि तुम इतने साल तक वो नहीं कर सकते। तो एक तो वो ये, और दूसरा वो फिर आपको पता है उनको स्टोरी सुनानी आती है कि मैंने कहना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता, दिस एंड दैट। ईरान देखे, ईरान की पोजीशन भी काफी हद तक बदल गई है। ईरान समझता है कि जो उसका सारा डिटेरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था वो अब नहीं रहा, और अब हर दफा जो बारी आनी है वो हमारी आनी है। पहले तो इजराइल लड़ता रहता था, कभी सीरिया में, कभी इराक में, कभी लेबनान में, कभी गजा में, कभी कहीं कहीं। वो अब सब कुछ खत्म हो चुका हुआ है। तो ईरानी समझते हैं कि अब जो कुछ होना है हमारे मुल्क के अंदर होना है। तो आप देख ले पिछले जून से क्या हो रहा है, वही हो रहा है कि पहले हमला हुआ, फिर आपने देखा कि प्रोटेस्ट हुए, फिर हमला हुआ। तो अब ईरान ये समझता है कि हमें डायलॉग, और इसीलिए उन्होंने एक बहुत बेहतर डील जिनीवा में माने थे। और अब क्योंकि टॉप लीडरशिप और उस वक्त रिलीजियस क्लर्जी भी नहीं है ईरान के अंदर, तो मेरा ख्याल है वो समझते हैं कि हमें किसी न किसी मुकाम पे चले जाना चाहिए, और इससे हम जो अवाम के अंदर सेंटिमेंट्स हैं कि हम आइसोलेटेड हैं, हम सैंक्शनड हैं, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हम मेन स्ट्रीम नहीं है, दुनिया में ओपन अप होना है, तो वो सारी चीजें वो अवाम के पास लेके जाएंगे। और मैं आपको बात बताऊं, ईरान की जो अवाम है इसको बहुत अप्रिशिएट करेगी, बिकॉज उन्होंने बड़ी लंबी सैंक्शंस देख ली हैं। तो वो समझते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी डील जो है वो करेंगे। तो और ये मौका मिलेगा ईरान को दोबारा अपने आप को रीग्रुप करने का, जिसे वो कहते हैं ना, अपनी सारी की सारी जो मिडल ईस्ट की फॉरेन पॉलिसी है और जो रिलेशंस हैं उनको रीवैल्यूएट करने का। और सबसे बढ़ के आप देखें कि आज आप देखें ईरान ने यूएई पे कितने हमले किए हैं, लेकिन आज यूएई के वाइस प्रेसिडेंट ने खलीफा साहब से बात की है। सऊदीज भी अपने चैनल खोल के बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी की जो सिचुएशन है, ईरान मतलब उसको पता है कि हम बड़ी बेहतर पोजीशन में जाने वाले हैं, तो लिहाजा हमें ये डील ले लेनी चाहिए। ठीक, आजा डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था अशोक स्वान को सुन रहा था, भारतीय तज्जिया कहते हैं जो काम इस सारी सूरत हाल में यूएन के जनरल सेक्रेटरी को करना चाहिए वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो पोजीशन और जो सेंटर स्टेज उसने लिया, जिसको एक्नॉलेज कर रही है दुनिया, इसके क्या, मैं उर्दू का सख्त दिलचस्प लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ, फ़यूज़ बरक़ात क्या होंगे इसके पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये जावेद साहब हर बंदे ये सवाल कर रहा है कि पाकिस्तान को क्या मिलेगा। देखिए, ये पहली बात तो ये है कि आपकी एक सॉफ्ट पावर बनी है, आपकी परसेप्शन बेहतर हुई है। जब आपकी परसेप्शन बेहतर होती है तो आपको बहुत सारे इंसेंटिव मिलते हैं। आपके ऊपर दाग लगा हुआ है 2002 से लेके 2022-23 तक, दहशतगर्दी, वॉर एंड टेरर, दिस एंड दैट, और ये चीजें। तो मुझे लगता है एक तो आपकी परसेप्शन बहुत बेहतर हो गई है दुनिया के सामने। पिछले कुछ दिनों के अंदर 30, 40, 50 लीडर्स ने दुनिया से आपको फोन किए हैं, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे। वो चीज बेहतर हुई है। फिर ये है कि मुझे लग रहा है कि अब हम जो अरेबियन सी से लेके मेडिटेरेनियन तक जो है वो अपने आप को एक प्लेयर के तौर पे देख रहे हैं। और भले जॉर्डन हो या इजिप्ट हो या तुनिसिया हो या मोरक्को हो, सारे देखते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो एक इस खित्ते की स्टेबिलिटी में उसका किरदार है। बाकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं। देखें, अमेरिकन भी हमारे बड़े अच्छे पार्टनर रहे, लेकिन हमने उनसे क्या लिए, ये तो देखें, ये काम तो फिर हम ही ने करने हैं। वेस्टर्न दुनिया हमारे लिए ओपन अप है, चाइना इतनी बड़ी मार्केट है, हम किस हद तक उनसे फायदे ले सके हमारी, बिल्कुल ठीक, आप हमारे सामने। बिल्कुल।
जी। तो मुझे लगता है कि ये काम हमें करना पड़ेगा। आपने एक परसेप्शन तो बिल्ड हो गई है, लेकिन अगर हमने मेहनत ना की तो सी पैक भी था यहाँ पे, तो हमें मेरा ख्याल है बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा इसको एक्चुअल कंक्रीट मटेरियल जो बेनिफिट अपनी आवाम तक ट्रांसफर करने में।